हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया भर में पड़ोसी ममालिक अपनी सरहदी हुदूद का एहतराम करते हैं और उससे मुताल्लिक कवायद व ज़वाबित की पाबंदी भी करते हैं, लेकिन भारत ना किसी आलमी कवानीन को तस्लीम करता है, ना अपने किए गए वादों की पासदारी करता है और ना ही वो अमूमी अखलाकियात का लिहाज करता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर मुआहदे के बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए मासूम और बेगुनाह शहरियों को अपनी गोलियों का निशाना बनाना भारत का मामूल बनता जा रहा है। भारत के इस बिला इश्तियाल इक़दाम के नतीजे में पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई से खुद उसे भी नुकसान पहुंचता है, मगर फिर भी वो बाज नहीं आता और आए दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर उसकी खिलाफ वर्जियाँ जारी रहती हैं। दोनों ममालिक यानी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान वजह तनाज़ा मसला कश्मीर है। भारत अपनी तमाम तर फौजी क़ुव्वत के इस्तेमाल के बावजूद कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को कुचल नहीं सका। उनका जज्बा हुर्रियत आज भी जिंदा और इरादे आज भी मजबूत हैं। भारत को यह सादा सी बात समझ नहीं आ रही कि बज़ौर ताकत किसी को भी साथ नहीं रखा जा सकता। अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए वो आए दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके हालात को जंग की तरफ ले जाना चाहता है, लेकिन इसके तमाम मज़मूम मकासद को पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर खाक में मिला दिया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी मिलाते रहेंगे। हम आज इस प्रोग्राम में आपके सामने जो बात करने जा रहे हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया जो पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं और हालिया जो कशीदगी हो रही है उससे मुताल्लिक आज हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, रिटायर्ड दिफाई उमूर के तज्ज़ियाकार हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। लोधी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। लोधी साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो सीज़ फायर मुआहदा हुआ था ये गालिबन नवंबर 2003 में हुआ था। उसके बाद ऐसी सिचुएशन कुछ अरसे तक तो अमन रहा, मेरा ख्याल में 2005 तक अमन भी रहा, कुछ बस सर्विस भी चलती रही श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के दरमियान, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट आया कि जिसके बाद ये हालात दोबारा से वापस कशीदा हो गए? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये ना कि जब भी कोई आसानी पैदा होगी कश्मीरियों के आने जाने की, जैसे कि उस मुआहदे में था और दो जगह से बस सर्विस चलती थी, तो उसमें उसका लामहला जो नतीजा है वो ये निकलना था कि कश्मीरी एक दूसरे को ज्यादा मिलेंगे और ये तो आपको पता है कि उनमें एक आज़ादी की उमंग है, हिंदुस्तान से आज़ाद होना चाह रहे हैं, उसको बढ़ोतरी मिलेगी। जब ये चीज़ उन्होंने महसूस की तो मेरा ख्याल उसमें रखने डालने शुरू किए, कोई ना कोई तरीका वो करते रहे। अब जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसके कुछ मुहर्रिकात, एक बात तो खैर नाज़रीन को पता होगी, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि हमारी एक मजबूरी है सीज़ फायर लाइन के हवाले से। वो ये है किसके हवाले से सर? आई एम सॉरी, मैं ये कहता था कि सीज़ फायर लाइन के हवाले से एक मजबूरी है पाकिस्तान की, और वो है कि हिंदुस्तान ने तो अपनी तरफ से 5 से 7 किलोमीटर का इलाका सिविलियन से खाली करवाया हुआ है। वहां पर उनकी तरफ सरहद के पार कोई सिविलियन नहीं है इस लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। हमारी तरफ जो है ये है कि 0 लाइन तक जो है हमारे लोग रहते हैं, उनके घर कई ऐसे घर हैं जो कि सिर्फ 500 से 700 मीटर जो है वो सरहद से दूर है। तो जब ये फायरिंग का तबादला होता है तो इसलिए हमें रिस्ट्रेंट से काम लेना पड़ता है कि हम तो सिर्फ फौजी चौकियों को निशाना बना सकते हैं, और अगर पार हमें कोई सिविलियन नजर भी आ जाए तो उसको हम निशाना इसलिए नहीं बना सकते कि वो कश्मीरी भाई होगा। तो उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो भी सामने आता है, हमारे बच्चे, बल्कि यहाँ तक के बाज़ का यूएनओ की गाड़ियों को भी निशाना बना देते हैं, और कोई आपने देखा कि स्कूल की गाड़ी पर भी निशाना बना देते हैं। तो उनको ये आसानी है कि वो उनके लिए कोई मॉरल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बुनियादी तौर पे 2 मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से ये वायलेशन लगातार हो रही है। एक तो जो इंतफादा तहरीक कश्मीर में चल रही है वो चूंकि उनके हाथ से निकली जा रही है। आपको पता है हिंदुस्तान से खुद आवाजें उठ रही हैं, कश्मीर को तो छोड़े, कश्मीर में तो
आपको पता है कि अब्दुल्ला साहब ने और बाकी लोगों ने क्या बात की है कि भी आप बातचीत के बगैर और कोई गुजारा नहीं है, और पाकिस्तान से बात करें, पार कश्मीरियों से बात करें। हिंदुस्तान से मेन आवाजें आ रही हैं इस बात की। दूसरा जो अभी मुहर्रक इस साल के शुरू से पैदा हुआ है वो है अमेरिका की आशीर्वाद, कि अब जो एक नेक्सस पैदा हुआ है हिंदुस्तान और अमेरिका में, और उन्होंने इस खित्ते में एक दूसरे के इंटरेस्ट को सपोर्ट करने का इंडिया दिया है। बाकायदा उनके मुआहदे मौजूद है, आपको पता है कि ये जुबानी कलामी बात नहीं है। और फिर लगातार ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिससे पता चलता है कि ये एक दूसरे को जो ना वो दे रहे हैं, थोड़ा सा हौसला दे रहे हैं। तो ये चंद एक वजूहत है जिसकी वजह से ये मामला इस तरीके से चल रहा है। अच्छा। और जब तक मेरा ख्याल उनको अमेरिका की आशीर्वाद रहेगी और जब तक ये हमारे शहरी निशाना बनते रहेंगे, उसको वो हौसला पकड़ते रहेंगे और करते रहेंगे। अच्छा, मैं लोधी साहब मेरे साथ आप अभी रहिएगा। मेरे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अब्दुल क़य्यूम साहब ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के रहनुमा हैं। क़य्यूम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क़य्यूम साहब, हम बात कर रहे हैं कि ये जो LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ये जो आए दिन प्रॉब्लम रहती है, एक कशीदगी रहती है और बिला इश्तियाल फायरिंग भारत की जानिब से कंटिन्यूसली होती रहती है, उसके महरक़ात को मैं ज़रा जानना चाह रहा था। तो अभी जो लोधी साहब से जो बात हो रही थी, लोधी साहब ने बड़ी तफसील से उसको बताया, मगर उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि अमेरिका की जो आशीर्वाद है उसकी वजह से भी ज़रा भारत जो है वो इस तरह इस कशीदगी को हवा दे रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या पॉलिटिकली ऐसा हो रहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर वो किया जा रहा है, और क्या इसका टारगेट कोई CPEC तो नहीं है, CPEC को सुबुताज करने की बात तो नहीं हो रही है? देखिए, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये तो ट्रंप ने अपनी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, और जब ये प्रेसिडेंशियल कैंपेन थी तो उसमें भी कहा था कि पाकिस्तान को मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा थ्रू इंडिया और उनके ऊपर प्रेशराइज करूंगा। और ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इजराइल की इन्वॉल्वमेंट के भी सबूत हैं कश्मीर के अंदर, उनको वेपन देने, उनको ट्रेन करना, और ये इंक्लूजन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की एक एफर्ट है। हमारे इंडिया के साथ 4 तरह के बॉर्डर्स हैं। एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर है जहां हमारे रेंजर्स वगैरह की पोस्ट है। इसके अलावा वर्किंग बाउंड्री है जहां एक तरफ मकबूजा कश्मीर है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, सियालकोट का एरिया, उसमें भी हमारे लोग आगे तक डिप्लॉयड विलेज के अंदर पॉपुलेशन है और वो रहती है। फिर है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके दोनों तरफ डिप्लॉयड फोर्सेस हैं, प्लस जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जैसे लोधी साहब ने बड़ा एलेबोरेटली एक्सप्लेन किया। हमारी तरफ से तो ऑब्वियसली हमारा अपना एरिया है, हमारे ये बच्चे हैं, इनके रोजगार को हम छीन नहीं सकते, और ये उस बॉर्डर बेल्ट के अंदर रहते हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से उन्होंने उन सबको एविक्ट किया हुआ है और निकाला हुआ है। लेकिन अगर वो ना भी निकालें तो एक तो वो कश्मीरी हैं, और अगर वो कश्मीरी ना भी हो, हिंदू भी हो, तो मेरे ख्याल में हमारी फौज जनेवा कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशन की चार्टर के मुताबिक कभी भी पॉपुलेशन के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, प्रिजनर्स के ऊपर फायर नहीं करेगी, बिकॉज ये निहत्ते लोग हैं, ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं। और ये एक शर्म की बात है किसी भी कॉम्बैट सोल्जर के लिए कि वो किसी सिविलियन को निशाना बनाए। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम सवाल रखेंगे हमारे पैनल के सामने। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे, मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर थे, और अब्दुल क़य्यूम साहब PMLN के रहनुमा, वो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर थे। बात हो रही थी, क़य्यूम साहब बात कर रहे थे लेकिन शायद उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, तो मैं लोधी साहब आपकी तरफ आता हूँ। लोधी साहब, ये बताइएगा कि कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिए जा रहे हैं, कोई CBM हो रहा है? ये जो कुछ भी अभी पिछले दिनों कंटिन्यूसली जो मामलात रहे, उसमें आर्मी की सतह पर क्या अब रेमेडियल एक्शन क्या लिया जा रहा है, प्लान क्या किया जा रहा है कि इसको कैसे निपटा जाएगा, किस तरह? क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है कि हम कोई जंग की तरफ तो नहीं जा रहे। देखिए जी, चूंकि दोनों ताकतें न्यूक्लियर ताकतें हैं तो खुली जंग के इम्कानात तो बहुत मादूम है। ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल हो नहीं सकती। असल में एक दो चीजें समझने की, एक तो ये कि इस वक्त हिंदुस्तानी फौज के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, क्योंकि जैसे अभी जनरल क़य्यूम कह रहे थे कि वहाँ RSS बैक हुकूमत है,
उसके अलावा जो हिंदू मेजॉरिटी का एक वो जो पॉपुलेशन है उनका एक प्रेशर है टू शो समथिंग। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में मुमकिन होगा पॉलिटिकली हिंदुस्तान के लिए और मिलिटरीली कि वो कोई ऐसी बातचीत करे जिसमें कोई हालात नॉर्मलाइज होने का इम्कान हो। असल में बात यह है कि अगर ये दोनों तरफ, हमारी साइड पर भी उस साइड पर भी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, ये जरा बड़े बनकर सोचें तो ऐसा जब दो ममालिक हों जिनके पास ऐसी हथियार हैं और जंग का नाम ही बहुत खतरनाक हो, तो इनको आपस में ये बैठकर बात करनी चाहिए कि आओ भाई, ये हम बड़े ताकतों का मोहरा नहीं बन सकते, हम कोई छोटी ताकतें नहीं है। हमें चाहिए कि हम आपस में अपने पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाएं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट बढ़ाएं और अपने मसाइल हल करें। आखिर इतने बड़े मुल्क जो इतनी जिनकी आबादी हो, इतने एडवांस हो कि एटम बम जैसी चीज बना सकते हैं, तो क्या वो बैठ के बात नहीं कर सकते? कितनी ये अजीब बात है। एक तो ये है। दूसरा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से मैं कहूँगा एक कोताही है, वो ये है कि अब तक इतनी फायरिंग के बावजूद हम UNO या सिक्योरिटी काउंसिल को क्यों नहीं इन्वोक कर सके कि भाई दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान इस किस्म का फायरिंग का तबादला हो रहा है जो कि बहुत खतरनाक है। और अगर दुनिया को ये बताया जाए कि इस किस्म की फायरिंग किस तरीके से फैला सकती है बातों को, तो उसका उनको हमें जरा सेंसिटाइज करने की जरूरत है। और एक बात और, मैं इस चीज का हामी हूँ कि अगर हिंदुस्तान वाकई बातचीत से नहीं मानता, जो ऑफर मैंने पहले की उनको करनी चाहिए कि जी आप CPEC का हिस्सा भी बने, कायम मिल के बात करते हैं, आप मोहरा ना बने बड़े मुल्कों का, हम भी नहीं बनते, आपके भी दोस्त हैं बड़े मुल्क, हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन हम आपस में बात करते। एक चीज अगर वो ना माने तो फिर इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है डॉक्टर साहब कि जो जिस किस्म की हाइब्रिड वॉर उन्होंने हमारे खिलाफ बर्पा कर रखी है, हम उसी जुबान में उनको जवाब जब तक नहीं देंगे वो आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन और ये भी मैं आपको बता दूं जी कि आप फैसला कर लें और ये जवाब देना शुरू कर दें, जो कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस चीज की बड़ी ताक है इस काम में। अगर वो इसकी इजाजत दे दे हुकूमत और हम ये काम शुरू कर दें, तो अगर 6 महीने के अंदर अंदर ये टेबल पर ना आए तो अब मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। ये जरूर आएंगे। ये बनिया है, ये हिंदू है, ये एक ही जुबान समझता है। अनफॉर्चुनेटली सॉरी कि मैं इस जुबान में बात कर रहा हूँ क्योंकि फौजी हूँ, डिप्लोमेट नहीं हूँ। जब तक आप इनकी जुबान में जवाब नहीं देंगे ये आपकी कोई बात नहीं। लोधी साहब, आपने मेरे इस प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी जो है ना वो खबर मेरे प्रोग्राम के लिए आपने दी है। आपने कहा है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत हमें इजाज़त दे तो हम ऐसा सबक सिखा सकते हैं कि 6 महीने में भारत टेबल पर आ जाएगा। आप ये फरमा रहे हैं? बिल्कुल जी, ये मेरा एनालिसिस है और ये मेरा अपना जाती है। मैं खुद इसका जिम्मेदार हूँ, किसी और पर ये नहीं डाला जा सकता। अच्छा लोधी साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले तज़किरा किया था कि जो हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके जो पाकिस्तानी साइड है उसमें हमारे सिविलियन बड़े करीब, बड़े क्लोज वहाँ पर रहते हैं, जबकि इंडियन साइड पर ज़रा दूर है। क्या यही वजह है कि हमारे ज़्यादातर जब कैजुअलिटीज़ होती हैं तो बच्चे और औरतें निशाना बनते हैं, या वो वर्नरेबल ज़्यादा हैं, या कोई और वजह है जिसकी वजह से बच्चे और औरतों की कैजुअलिटी ज़्यादा होती है? बेसिकली मेरा ख्याल है कि ये तो खैर कंबाइंड कैजुअलिटीज हैं, कोई उसमें ऐसी बात। वहाँ पर आप कश्मीर में ये रिवाज है कि जो कामकाज करने के लिए औरतें बाहर निकलती हैं। मसलन अगर घास काटना हो, कोई चारा काटना हो, जानवरों की देखभाल करनी हो, तो उसमें औरतें जो हैं वो ये काम ज्यादा करती हैं और मर्द जो है वो दफ्तरों के काम और इस किस्म की नौकरियां ज्यादा करते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है। दूसरा ये कि स्कूल जो है वो चूंकि उसकी जो वैन है वो पक्का टारगेट नजर आती है और काफी सारे लोग उसमें बैठे होते हैं, वो शायद एक वजह। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है कि ज्यादा उन्हीं की कैजुअलिटीज होती हैं। मर्दों की इसलिए काम होती है, जो मैंने आपको वजह बताई कि आम तौर पर दिन में काम काज करने के लिए उन्होंने जो काम बांटा हुआ है उसकी ये वजह है जी। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त अब्दुल क़य्यूम साहब वापस आ गए हैं। जी क़य्यूम साहब, आप अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, आपका अगर कोई पॉइंट रह गया तो पहले वो वाजे कर दीजिए, फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, मैंने बस यही बताया है कि ये वायलेशन है UN के चार्टर की भी, और ये यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, उनको हमारी तरफ से परमिशन होती है कि कोई भी वायलेशन है तो उसको देखा जाए कि कैसे इन्वेस्टिगेट करें। इंडिया उनको आगे नहीं आने देता। तो ये सारा वन साइडेड इशू है
और नंबर 2, अगर अमेरिका और वेस्टर्न ताकतें इनको सपोर्ट न करें और यूनाइटेड नेशन इनके ऊपर प्रेशर डाले तो इनकी जरूरत नहीं है। आज इंडिया के अंदर बीजेपी की हुकूमत नहीं है, बल्कि आरएसएस की हुकूमत है, जो इंतहा पसंद हिंदू हैं और जिनके अंदर हेट्रेड है। तो दैट इज द रीजन कि वो पाकिस्तान को डाइजेस्ट करने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है कि जाए कि एक मुसलमान न्यूक्लियर पाकिस्तान हो। तो हम उनका ईंट का जवाब पत्र से दे रहे हैं, लेकिन इन एडिशन टू दैट हम साथ ये भी कहते हैं कि डायलॉग होने चाहिए, अंगेज करें और बैठ के इन मसलों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम सवाल रखेंगे हमारे पैनल के सामने कि अगर वाकई ऐसा हो रहा है कि इसमें इजराइल और अमेरिका का हाथ है और यूएन जो करारदादें हैं हम उनकी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, तो फिर हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी की ये नाकामी है? हम दुनिया को ये क्यों नहीं बता पा रहे कि ऐसा हो रहा है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब जो कि तज्जियाकार हैं वो मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। ज़ियाउद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम बात कर रहे थे, ये जो अभी हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब थे और अब्दुल क़य्यूम साहब मौजूद थे PMLN की तरफ से, उनसे इब्तिदाई गुफ्तगू हो रही थी और ये मालूम हो रहा था कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसके अंदर हम जो है वो शायद इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को ये बताने में नाकाम रहे हैं कि भारत जो है वो सरासर खिलाफ वर्जी कर रहा है, जेनेवा कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी हो रही है, वो शहरियों को भी निशाना बना रहा है, वो सीज़ फायर मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है। हम वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर ये बताने में शायद नाकाम रहे हैं और बजाय इसके कि भारत की तरफ कोई उंगली उठाई जाए, दुनिया की तरफ से उंगलियां पाकिस्तान की तरफ उठाई जा रही हैं और पाकिस्तान को कभी ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है, कभी कुछ और हो रहा है। ये क्या खारिजा पॉलिसी की नाकामी है सर? हाँ, एक लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि खारिजा पॉलिसी की नाकामी है। वो इसलिए कि 1990s में कुछ ऐसी मैंने हमसे ब्लंडर्स हुए। मिसाल के तौर पे कारगिल का जो ऑपरेशन था, जी सर, उस ऑपरेशन के कंक्लूजन के वक्त सारी दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान की फौज जो है वो LOC की उस तरफ से वापस बुलाई जा रही है। तो वो उसकी वजह से एक इम्प्रेशन सारी दुनिया में बैठ गया है कि ये हम पाकिस्तान ही वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं ऑक्युपाइड कश्मीर में। इस चीज को धोने के लिए हमने कोई कोशिश नहीं की। मिसाल के तौर पे जो डायस्पोरा है कश्मीर का जी, यूके में सबसे ज्यादा तो यूके में है, सबसे ज्यादा यूके में, जी US में भी है, जी जी जी, यूरोप में भी है। हमें चाहिए था कि उनको मोबिलाइज करते और उनके जरिए जो है ना कश्मीर वाला केस लड़ते, बजाय इसके कि पाकिस्तान फोर फ्रंट में रहता। हमें चाहिए था कि कश्मीरी डायस्पोरा को इस्तेमाल करते, क्योंकि 1990s की या उसके बाद कारगिल के फोपा के बाद से लोग हमारी बात को यकीन नहीं करते। जाहिर है कि जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान चूंकि वो ऑक्युपाई कर रखा है कश्मीर को और उसने अपनी कौम को ये बता दिया है कि ये हमारा हिस्सा है, हमने ये हमारे साथ इंटीग्रेट कर चुका है। तो वहाँ हिंदुस्तान के आम आदमी भी जो है ना वो इस बात को वो उन्होंने यकीन कर लिया है कि ये उनका हिस्सा है। तो फिर वो जस्टिफाई दुनिया में जब बाहर जाकर बात करते हैं तो उनकी बात को लोग सच समझते हैं। तो लेकिन अगर कश्मीरी खुद जो डायस्पोरा कश्मीरी है वो जाके बताए बजाय पाकिस्तानी ये काम करने के, इसमें हमारी कश्मीर कमेटी जो है उसका सबसे बड़ा फेलियर कश्मीर कमेटी का है। कश्मीर कमेटी में जो मेंबर्स रहे हैं या उनके चेयरमैन रहे हैं उनकी कोई उन्हें कश्मीर की प्रॉब्लम से उनका कोई ताल्लुक नहीं। और तीसरी बात यह है कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है, हमारा मसला है। सर आप एक मिनट, आपने फरमाया कि कश्मीर हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है और हमारा मसला है, ये जरा इसको एलोबरेट कीजिएगा सर। मैं करता हूँ। मसला इस तरह से कश्मीर का हिंदुस्तान का है कि 70 साल हो चुके हैं, वो दे हैव नॉट बीन एबल टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ कश्मीरी आज भी चाहते हैं कि वो आज़ादी ले लें या पाकिस्तान के साथ मिल जाएं।
इसी वजह से उन्होंने 7 लाख फौज रखी हुई है वहां पर, और चारों तरफ से घेरा हुआ है उस फौज ने कश्मीर को, खासकर वैली को, और पैसे खर्च भी कर रहे हैं। वहाँ हर रोज कोई ना कोई हंगामा होता है। ये इंटरनेशनल लेवल के लोग देखते भी हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं। अभी पिछले दिनों जो वहाँ पर उन्होंने जो ब्रूटल किस्म की जो कैंपेन चलाया है हिंदुस्तानियों ने, वो मसला उनका परपिचुअल हो चुका है। वो चाहते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है 370 उसको खत्म करने के लिए, लेकिन वो भी खत्म नहीं कर सकते हैं। एक सेपरेट आइडेंटिटी है कश्मीर की हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी। तो वहां पर आज भी लोग जो है अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं समझते हैं कश्मीर में। तो एक मसला है, प्रॉब्लम है उनका। हमारा मसला है कि हम अभी तक दुनिया को हम अपना केस सही तरीके से लड़ नहीं सके। ज़िया साहब ये बताइएगा, आप फरमा रहे हैं कि हम पूरे 70 साल में आज तक अपना केस पूरी तरह से लड़ नहीं पाए। मुझे ये बताएं कि क्या वजह क्या है? जाहिर है कि कोई, फिर इसका मतलब पूरे 70 साल में अगर हम केस नहीं लड़ सके तो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है। जितनी भी पार्टीज आई, जितने भी फौजी सरबराह आए हमारे मुल्क में, फौजी सरबराहों की भी हुकूमत रही और सिविलियंस की भी रही, इसका मतलब कोई भी कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ पाया। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, कश्मीर का मुकदमा हम सही तरीके से लड़ नहीं पाए। लेकिन हमें तो शुरू से ही, मिसाल के तौर पे जो पहली कश्मीर की जंग 1948 में जो हुई, उसकी टाइमिंग भी गलत थी, उसकी प्लानिंग भी गलत थी, कंफ्यूज प्लानिंग थी। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो आपको बड़ा क्लियरली पता चलेगा कि कंफ्यूजन बड़ा सख्त था। हम कुछ लोग कुछ का करना चाहते थे, कुछ लोग और करना चाहते थे। उसके अलावा जब उसके बाद 65 की जंग जो हुई वो स्टेलमेट हो गई, इन्हें उससे हमारा कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ जी। उसके बाद उन्हें 1965 की वॉर के बाद वो बांग्लादेश वाले जो है ना, वो हमसे अलग हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो आइसोलेट हो जाते हैं इस किस्म की किसी जंग में। तो ये हम मिसाल के तौर पे हमें शुरू से ही कश्मीरियों को के जरिए इस केस को लड़ना चाहिए था, बजाय इसके कि पाकिस्तान इसको अपना प्रॉब्लम बनाता। हम एक इसको नेशनल इशू इस तरह से बना लिया है कि कश्मीर के अलावा जो है ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई और नहीं हो सकती। कश्मीर के अतराफ घूमती है हमारी फॉरेन पॉलिसी, which has been very dangerous। हमने हर चीज को जो ना कश्मीर पे ले जाकर फिक्स कर, यानी हमारी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर सेंट्रिक हो गई है, आप ये फरमा रहे हैं? जी हाँ, देखिए ना, मिडिल ईस्ट में भी जो सऊदी अरेबिया है या जीसीसी कंट्रीज हैं, वो भी जो हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो वो कश्मीर का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, वो हिंदुस्तान की तरफ। अच्छा सर, मसला ये आप दो बातें कर रहे हैं, दो बातें आपस में थोड़ा सी कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं। ज़ियाउद्दीन साहब, मैं चाहूँगा थोड़ा इसको वजाहत कर दीजिएगा। आप एक तरफ फरमा रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर सेंट्रिक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे अहम जुज़ है वो कश्मीर है। दूसरी तरफ आप ये भी फरमा रहे हैं कि हमने 70 साल तक कश्मीर का मुकदमा लड़ ही नहीं पाए। तो अगर हम कश्मीर सेंट्रिक हैं तो फिर मुकदमा कैसे नहीं लड़ पाए? या तो हम कश्मीर सेंट्रिक नहीं है। वो मैं बताता हूँ आपको जी। वो इसलिए नहीं कर पाए कि कश्मीर सेंट्रिक हम अपने लिए हैं, पाकिस्तान के अंदर है। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। मैं जब न्यूज का एडिटर था तो मुझे हर हफ्ता एक आर्टिकल आया करता था ऑन कश्मीर इशू। वो कश्मीर के प्रॉब्लम को समझाते थे उस आर्टिकल में, तो मैंने बंद कर दिया। तो मुझसे पूछा गया कि क्यों बंद किया आपने? मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान में इस किस्म के आर्टिकल छापने से यू आर जस्ट ट्राइंग टू कन्वर्ट द कन्वर्टर। आप कश्मीर कमेटी को दुनिया के अतराफ भेजिए, मुस्तकिल भेजते रहें, वो वहां पर जाके अपना कश्मीर का केस लड़ें। तो वो नहीं, हमने जो कुछ भी कश्मीर को सेंट्रिक इसलिए बनाया, कश्मीर सेंट्रिक हम बन गए अपने लिए, अपनी मतलब के मुल्क के अंदर हम इसकी प्रोपगेशन करते थे। लेकिन मिडिल ईस्ट में भी हमने किसी अखबार में जाके मिडिल ईस्ट में देख लें आप, ठीक, हमारे कश्मीर का केस कोई डिस्कस नहीं करता है। ठीक है नाजरीन, एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक और हमारे साथ मेहमान ज्वाइन उन्होंने किया है, डॉक्टर मेराजुल हुदा सिद्दीकी साहब, जो कि जमात इस्लामी के रहनुमा हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, ये LOC पे ये जो हालिया दिनों में जो रिफ्ट चल रही है और ये बिला इश्तिहाल भारत की जानिब से फायरिंग हो रही है, मुसलसल फायरिंग हो रही है,
आप क्या समझते हैं कि हमारी जो कश्मीर कमेटी है, जैसे कि अभी ज़ियाउद्दीन साहब फरमा रहे थे, कश्मीर कमेटी जो हमने बनाई है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है, या हमारे पॉलिटिकल जो जमातें हैं, ख़ास करके वो जमातें जो मजहबी जमातें हैं और जो कि कश्मीर के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती हैं, वो अपना वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही, या आपका तज्जिया क्या होगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुबैर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तरफ से बार बार जारहियत हो रही है और वो आज़ाद कश्मीर के ऊपर बमबारी कर रहा है और उसके नतीजे में बेशुमार कीमती जानें खत्म हो रही हैं, और मैं ये समझता हूँ कि दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग की जानिब एक पेशकदमी हो रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर इसका नोटिस हुकूमत वक्त को भी लेना चाहिए, और हुकूमत वक्त को इंटरनेशनल फोरम्स में भारत की जानिब से होने वाली इस जारहियत और कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जियों के ऊपर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। ये मसला तो कश्मीर कमेटी का नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक साहब कल लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर मौजूद सिपाहियों से भी मुलाकात की, जो अरीब करीब में लोगों की शहादतें हुई हैं वहां तक भी गए। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी अगर कश्मीर के मसले को कोई सबसे ज्यादा आगे बढ़ाता है तो पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी है, जो इस पूरे मसले को ओन भी करती है और ये समझती है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और पाकिस्तान के बका के लिए कश्मीर का मसले को हल करने के लिए पेशकदमी होनी चाहिए, और हुकूमत पाकिस्तान को हकीकतन इसके अंदर कदम आगे बढ़ाने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो बात की उसमें बस आखिरी कुछ हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा इसमें वजाहत कर दीजिएगा। आपने फरमाया कि कश्मीर के मसले पे हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, और आपने ये भी फरमाया कि कश्मीर कमेटी का इशू नहीं है, कश्मीर कमेटी का इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारतीय जारहियत है उसका कोई ताल्लुक कश्मीर कमेटी से नहीं है। हाँ, मकबूजा कश्मीर में जो हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियां भारत की 7 लाख फौज कर रही है और कश्मीर के मुसलमानों से हक़ खुद इरादियत से उनको महरूम किया हुआ है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर भारत अमल करने के लिए तैयार नहीं है, ये मसाइल कश्मीर कमेटी के मसाइल हैं। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत की जानिब से जो गोलाबारी हो रही है, जो फायरिंग हो रही है और जो बिला इश्तियाल पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये कश्मीर कमेटी का मसला नहीं है, ये हमारी वजारत दिफा का मसला है, ये हमारी वजारत खारजा का मसला है, बिल्कुल सही, और दीगर इदारों के मसले हैं। जी बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। ज़ियाउद्दीन साहब, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा, हम बिल्कुल आखिरी लम्हात में आपके फाइनल कमेंट्स इसके बारे में। जी हाँ, नहीं ये बात तो सही है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो वायलेशंस हो रहे हैं वो प्रोवोक कर रहा है हिंदुस्तान हमें, क्योंकि आजकल हालात कुछ ऐसे हैं कि हिंदुस्तान की मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है कि, और फिर हर इवन डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना वो उसको उससे दोस्ती करना चाहते हैं, तो वो इस एडवांटेज को इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान को प्रेशर में रख रहा है एलओसी पे जो, और फिर एलओसी का वायलेशन की वजह से हमारी फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इधर इन्वॉल्व हो जाता है, इधर एंगेज हो जाता है। तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ काबुल का वो भी बड़ा डिस्टर्ब है। तो ये हिंदुस्तान हमें प्रोवोक करा, हमें जो टू फ्रंट वॉर में इन्वॉल्व करना चाह रहा है। तो लेकिन हमारे जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं उनको चाहिए कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, हिंदुस्तान की इस एक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हिंदुस्तान जो जुल्म कर रहा है कश्मीर के अंदर, ऑक्युपाइड कश्मीर में जो जुल्म कर रहा है वो उसको उजागर करें। वो उजागर उसी तरह से हो सकता है कि कश्मीरी खुद जो डायस्पोरा है कश्मीर का, वो यूके में, यूरोप में और यूएस में वो मोबिलाइज करे और इस आए ताकि हिंदुस्तान पे प्रेशर आए इस चीज का। जी ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कुछ भारत की जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग हो रही है और वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जी हो रही है और मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है
उस पर हमने अपने पैनलिस्ट से गुफ्तगू की। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मौजूद थे, अब्दुल क़य्यूम साहब PMLN की तरफ से मौजूद थे, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब जो तज्ज़ियाकार हैं वो मौजूद थे, और जमात इस्लामी की जानिब से डॉक्टर मेराजुल हुदा सिद्दीकी साहब मौजूद थे। हम इन सब के शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने वक्त निकाला। अगले प्रोग्राम तक के लिए ज़ुबैर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।